आज का पहला टॉपिक है तेरा, सबको बोर्ड में ध्यान दे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा एक बात बता मेरे को, कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। और हाँ, हाय श्रुति। और इसका क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कि वेरी करता है? कैपेसिटर वेरी करेगा ना, आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? चार्ज ट्रांसफर नहीं, विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला है क्या? C इक्वल्स टू क्यू बाई वी या Q इक्वल टू सी वी, एक ही बात है। अच्छा ठीक, एक बार याद है तुम लोग को ऐसा बताया था, सुने एक बार बताया था कि यहाँ पे एक अनचार्ज स्पीयर रखो और एकदम इन्फिनिटी पे जाके एक अनचार्ज स्पीयर रखो, यहाँ से एक एक चार्ज खोल खोल के तोड़ तोड़ के उसको चार्ज पार्टिकल बनाओ, है ना। और उसके बाद उसका चार्ज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एनर्जी R टू इन्फिनिटी, अगर वो एसएनसी ना हो तो, सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टर ना हो तो, है ना। इसी तरह का आज को पैटर्न है, मतलब कहानी उधर ही से घुसेंगे, 2 मिनट फालतू कहानी तो सुनाएंगे ही, है ना। यहाँ पे अपना 2 अनचार्ज मेटल प्लेट लिए। कैसा मेटल प्लेट? अभी बात ये है ना कि प्रतीक, अनचार्ज मेटल प्लेट जब हम ले लिए हैं, अब यहाँ पे पांडे को बैठा दिए बीच में यहाँ, ठीक है। अब बोले एक एक चार्ज तोड़ तोड़ के, टुक 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 तोड़ तोड़ के इधर खोल, यहाँ से एक प्लस चार्ज खोल के यहाँ पे प्लस 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 इधर फेंक रहा है। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक एक माइनस आ जाएगा? आ जाएगा ना। शुरू में क्या था, मतलब अगर मैं बोलूं कि पांडे चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ है एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, उस समय क्या कोई चार्ज था? नहीं था, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद अपने को क्या पता चलेगा? यही पता चलेगा कि वही अपना मेटल प्लेट्स, है ना, ये अपना पांडे, ये अपना प्लस 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 प्लस। याद है बोला था कि 40-50 चार्ज फेंकने के बाद मेरे को अचानक मन करेगा कि कितना अंदर में एनर्जी स्टोर हुआ। यार अंदर में एनर्जी कितना स्टोर होगा? क्या उतना ही जितना एक एक चार्ज खोल के वर्क डन करने में लगा? पांडे को जो वर्क करना होगा वही क्या एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा? और अपने को कैपेसिटर के अंदर वो एनर्जी दिखेगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट पे सेव हो जाता है ना। अच्छा, तो मुद्दा ये रहा कि एक माइनस मतलब एक प्लस चार्ज को तोड़ के इधर फेंकने में, सपोज डीक्यू एलिमेंट है, एक छोटा सा डीक्यू को तोड़ के उधर फेंकने में कितना वर्क डन लगता है? वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग में से कितने लोग ये जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। ऐसा होता है क्या? मतलब तुम्हें फिर नहीं पता? मैं फिर ये बताऊंगा, वो E इंटू डी वी बाई डी आर से आ जाता है। मैं पूरा 12 तक बता दूंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल वी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा मान ले, पांडे ने क्या किया ना, सुनना कहानी बढ़िया से। पांडे ने क्या किया ना, पूरा 40-45-50 चार्ज फेंक दिया, और उसके बाद अचानक मन किया कि मेरे को ये पता करना है कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो जब तक पांडे को ये एहसास हुआ, क्या यहाँ पे कुछ प्लस क्यू और कुछ माइनस क्यू चार्ज जमा हो चुके थे ऑलरेडी? यार तू ध्यान देख, मैं स्मॉल क्यू क्यों लिखा, क्योंकि मान ले, ऐसा हम लोग मान नहीं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर पूरा फेंकना कंप्लीट हो जाता तो ये चार्जेस ना प्लस क्यू अचीव कर लेते, है ना। हम लोग हमेशा देख रहे ना, प्लस क्यू एक स्पीयर में, मैं स्पेशली पढ़ाते वक्त एक स्पीयर में टोटल चार्ज को प्लस क्यू देता हूं, तो मैंने यहाँ पे जान करके प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू दिया ताकि मैं ये समझा सकूं कि पूरा डी क्यू करके तोड़ना कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ही हुआ है। उसके बाद ही उसको लगा कि अरे यार हमको तो एनर्जी भी नापना था, एनर्जी नापना था कि मतलब खुद का वर्क डन नापने से होगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा फेंक चुका है, अचानक उसे मन हुआ कि मैं एक डी क्यू ऐसे करके टू
एक dq चार्ज फेंकूंगा तो उसके चलते वर्क डन क्या होगा? फॉर्मूला अभी लिखा था, बोल। dw बराबर q इंटू डेल वी, यही होगा ना? पक्का तो? हाँ बोला। हाँ, एक मतलब कुछ फेंक चुका, उसके बाद एक dq को पकड़ा रैंडमली। हम लोग करते हैं ना एट एक्स, एट एनी एलिमेंट x, कहीं पे भी बीच में एक रैंडमली पार्टिकल को उठाया। तो इसको वो फॉर्मूला क्या होता है रे? फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू बाई वी होता है क्या? अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू क्यू बाई सी। और अगर छोटा सा सुनना बढ़िया से, अच्छा अभी बोल सकता है दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? पहले बता होगा कि नहीं, पहले बता अनचार्ज प्लेट्स में पोटेंशियल होते कि नहीं होते? नहीं होते। अरे अनचार्ज प्लेट मतलब दुकान बंद, ना कोई चार्ज फेंका है, ना कोई पोटेंशियल आया, ना कोई फील्ड आया, बस दो प्लेट पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने फील कर कहानी के साथ साथ आगे ले जा रहा हूं, 2 3 10 20 चार्ज फेंके तो क्या हल्का फुल्का पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स में आए? क्या हल्का फुल्का पोटेंशियल भी आएगा? और पोटेंशियल को हम लोग कैसे नापते हैं कैपेसिटर्स में? E इंटू डी, लास्ट लिखवाया था ना। अच्छा, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा? क्या पूरे दम पे आ जाएगा? क्योंकि मैंने पूरा चार्ज फेंकना खत्म कहां किया है? जब मैं ये कैपिटल Q और इधर प्लस कैपिटल Q और जब इधर माइनस कैपिटल Q कर दूंगा तो क्या पूरा कैपिटल V पोटेंशियल आ जाएगा? मतलब अभी मैं मान सकता हूं कि पूरा नहीं आया है। अच्छा, एक चार्ज को, एक dq एक चार्ज को फेंकू तो जितना भी पोटेंशियल था उससे थोड़ा बढ़ा, कितना बढ़ा? dv है ना। एक चार्ज को फेंका तो dw वर्क डन हुआ तो dv पोटेंशियल भी बढ़ा। सब क्या साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो रहा है? समझ आ रहा है क्या? ऐसे समझ कहानी पे। अब सोच कि ये है वो dv तो ये q dv लिख सकता हूं। अब सोच कि ये dw q dv, ये dv को लिख सकता हूं मैं क्या? dq नहीं, dc थोड़ी, ये dc होगा कि c होगा? क्यों क्यों क्यों? c है कौन? कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है क्या समय के साथ? वो कैपेसिटेंस नहीं, वो निर्धारित हो जाता है। आपका ये कैपेसिटर है, आपका ये प्लेट एरिया है, आपका ये डिस्टेंस है, तो आपका इतना कैपेसिटेंस है। बोला था ना और ये भी बोला था ना कैपेसिटेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो रेजिस्टेंस की तरह होता है। याद है क्या? अच्छा, तो ये अपना Q बाई सी। अब सोच इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dw इक्वल्स टू Q बाई सी इंटू dq। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करे पांडे? देख यहां से समझ में आया तेरे को, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करे? अरे ये जीरो से क्या कैपिटल Q तक, कितना मुश्किल है समझना। लेकिन आप तो पर्टिकुलर समय के लिए कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं ये एक कोई भी रैंडम dq एलिमेंट लिया ना, तो मैं तेरे कहानी पे पीछे चला जाऊंगा। तुझे 40-50 एलिमेंट फेंकने के बाद एहसास हुआ, तो मुझे तो शुरू से नापना है। तो इसलिए मैंने जीरो, जब तू एक भी चार्ज नहीं फेंका था, और जब Q, जब तू सब फेंक दिया, क्या टोटल समेशन चाहिए मेरे को? हाँ, तो जीरो से कैपिटल Q, वर्क डन कहां से होगा? जीरो से W। तो ये क्या आएगा? W इक्वल्स टू Q बाई सी, कॉन्स्टेंट है वेरिएबल, dq का इंटीग्रेशन। अच्छा सॉरी, Q टू Q, सॉरी 1/c बार है। हाँ, तो Q स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल Q। अच्छा देखना इधर, तो W इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को? एक बार मैं लिख दूं Q स्क्वायर बाई 2c मिला ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अच्छा एक बात बता, क्या यही एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा? यही एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा क्या? और बुझवा चीज तो एनर्जी भी लिख दिया मैंने इधर, एनर्जी लिख दिया यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2c। यार एक क्यूब, एक चीज बता, C इक्वल टू Q बाई वी है तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? CV। क्या ये Q का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं? एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2c इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर। कितना आएगा देख तो जरा, हाफ CV स्क्वायर। सुना है क्या? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर। हाँ नहीं, हाफ mv स्क्वायर की तरह दिखता है, बट ये अपना हाफ CV स्क्वायर है ना। यार ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या? कैसे प्रूव किया?
कहानी के साथ कैसे प्रूफ किया वो समझ आया क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो। या सर लेकिन एक चीज समझ नहीं आया, बोलना। ट्रांसफर की लड़की जब न्यूट्रल है चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे तो चैप्टर काहे पढ़ रहे अरे हैं? नहीं मतलब कैसे ट्रांसफर हो रहा था न्यूट्रल है तू फेंक रहा है तो आज ही का क्लास में तुझे बाद में पता चलेगा कि वो कौन फेंकता है। हम लोग एक्सटर्नल दे रहे हैं। अभी तुम मान लो कि तुम फेंके, मतलब कहीं से चार्ज गया, अब कहां से गया वो कहानी में आगे पता चलेगा। यार समझ में आया क्या सबको? ठीक, क्या चीज, क्या हुआ? हाँ, कोई मार दिया, बट कौन मारा बाद में बोलेंगे। तो एनर्जी क्या पता चला? एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता चला? अच्छा, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग इस बात से सहमत हो कि ये हाफ सी के जगह पे लिख सकते हैं क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? अरे क्यों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ई इंटू डी का होल स्क्वायर? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी भी तो होता है। अच्छा बोल, ये नहीं समझ आया कि v इक्वल टू इंटू डी कैसे लिखा? E इक्वल टू डीवी बाई डी आर माइनस, तुम लोग कम हो सर, कितना भी आप सिखा लीजिए। ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यार एक डी कटा क्या? एक बार बोर्ड में देखना पांडे। यार हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, अरे एरिया इंटू एक डी बचा है, क्या होता है रे? एरिया इंटू डी वॉल्यूम हो जाएगा क्या? मैं तेरे से पूछूं प्रतीक, ये वॉल्यूम को इधर डिवाइड मार दे तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या इसी को एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं? बस इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उतार ले, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं और एनर्जी डेंसिटी। तुझे दिख रहा है ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन जैसा, बट ऐसा है नहीं, लुक अलाइक है थोड़ा सा। सबको समझ आया क्या? एनर्जी डेंसिटी, बहुत सारे टॉपिक सीखेंगे आज को, छोटे छोटे टॉपिक्स है। आज का पहला टॉपिक ये है, मतलब पहला टॉपिक नहीं, मतलब इसके बाद का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सुना है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। नाम थोड़े खतरनाक लगते नहीं? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा सा, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी पूरा डिपार्टमेंट को आप थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक व्यू लोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत खतरनाक लगता है ये सब क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन है बड़ा आसान टॉपिक, बुक्स में काफी टफ बना के दिया रहता है, इसलिए समझ नहीं आता है। देख, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कहानी पे वापस जाते जो लास्ट डे बताया था, ठीक है? यार डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तुम बताओ, तुम लोग बताओ ना, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? बताया तो था, एक मटेरियल होता है अजीब सा, है ना? अब बता, जब वो कैपेसिटर के अंदर में तुम डाइलेक्ट्रिक घुसा देते हो तब उसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या, या कुछ होता है? हाँ, क्योंकि उसके अंदर में जो वो नेट इलेक्ट्रिक, अरे ई नेट को जीरो करता कौन है? हाँ, ई एक्सटर्नल तो बाहर आप लगाते हैं, और जिसके चलते अंदर में अगर वो कंडक्टर वगैरह होता तो मस्त अपना ई नेट अंदर में इंड्यूस्ड ई नेट को पूरा पूरी बैलेंस कर देता है। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते तो पूरा पूरी बैलेंस, तो क्योंकि उसका ई इंड्यूस थोड़ा सा कमजोर है तो क्या अंदर में ई नेट हो जाएगा ना, कुछ होगा। यही तो था डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक का कहानी पे थोड़ा सा साक्षी वापस जाते ना तो अपने को पता चलेगा। ये पकड़ ले अपना डाइलेक्ट्रिक, समझा प्रियंशु? मैं बोला कि इधर तूने अपना लगाया ई एक्सटर्नल, सब कुछ सुनना बढ़िया से, और समझ में आया तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दोगे, अच्छा लगेगा।
रियलिटी में एक्चुअली होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक बोलो या कुछ भी। यार तुम लोग इस बात से कन्विंस्ड हो गया केमिस्ट्री में कोई भी मटेरियल सभी क्या डाइपोल से बने होते हैं? हाँ भाई, कंपाउंड है ना। कंपाउंड मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना है ना। हाँ तो प्लस माइनस है ना, हाँ तो डाइपोल है ना। आप किधर से भी देख लो, सारे एलिमेंट डाइपोल के ही बने होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल बनना है ना उन्हें। और एलिमेंट से तो बनते नहीं है पीरियोडिक टेबल। मतलब पता चला कि तुम्हें कॉपर दीजिए तो मतलब एक पीरियोडिक टेबल का एक गमला कॉपर लेके आ गया, ऐसे ऐसे तो नहीं होता है ना। कि कॉपर जो भी होता है, मैं नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं वो कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं, और कंपाउंड में एग्जिस्ट करने का मतलब ही है कि उनका पोलैरिटी। अच्छा वैसे मुझे नहीं पता कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं। अरे सर वो जो सी वाला कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या पोलैरिटी होता है? होता है, होता है कि नहीं होता है? होता तो सबका है, क्योंकि भाई मेरे को जितना पता है कोवेलेंट कंपाउंड वो सब होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड उसी से बोलते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। लाइक NaCl को पकड़ लो, Na+Cl- वो एक डाइपोल तो क्लियरिटी से पता चलता है ना। नमक ले लो तो डाइपोल वो पता ही चलता है। नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स पता नहीं चलते हैं, बट उनके भी डाइपोल होते हैं, ठीक है। तो इस मटेरियल के अंदर में थोड़ा और जूम करेंगे ना तो मेरे को पूरा फील आ जाएगा। मैंने लास्ट डे तक तुम लोगों को बताया था कि डाइपोल का डाइलेक्ट्रिक को कैसे सजाते हैं। इधर एक प्रतीक बाहर मेटल होता है, इधर नॉन मेटल होता है। मान ले मैंने 2 मेटल प्लेट्स के अंदर में हम लोग डाल देते नहीं, और ये तो मैंने दिखाने के लिए गैप रखा, पर ये गैप होता है क्या? हाँ, पेंट कर देते हैं। मतलब ये गैप एकदम नहीं होता है। मान लो कि ये वाला जो डी है ना, ये इसका लेंथ भी इतना ही डी है। अब सोच लो कितना ही कम गैप है। ये तो मुझे दिखाना पड़ेगा बोल के मैंने बनाया है। अब सोच कि यहाँ पे इधर प्लस प्लस, इधर नहीं, इसके अंदर में प्लस 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 ये सब आ जाएगा क्या इधर? तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा। अब जो कि आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, ये प्लस के चलते यहाँ पे क्या माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे क्या प्लस प्लस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट को आप क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इस प्लेट को आप क्या बोलते हैं? माइनस सिग्मा। अब ये जो है, इस चार्जेस को आप बोलते हैं ना कि माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, और यही बोलते हैं ना। और इस चार्ज को इधर क्या बोलते हैं आप? प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। हाँ, तो ये माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। कहने का मतलब ये है कि यहां तक मैंने बताया था, इसके भी अंदर घुसता हूं। एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि वही अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सुनना बढ़िया से कहानी तो अच्छा लगेगा। वही अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वही अपना एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल, जब आपने डाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, होता क्या है, ऐसे डाइपोल्स में एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड। ये अपना प्लस माइनस, ये ऐसे होता है ना, प्लस माइनस ऐसे। तो अगर आपको बाहरी हिस्से में, ये डाइलेक्ट्रिक है कि ये प्लेट है? ये डाइलेक्ट्रिक है भाई, डाइलेक्ट्रिक का डब्बा बनाया मैं तो। अब ये प्लस को करना है तो क्या होता है ना, पहले नॉर्मली इधर उधर रहता है, मतलब पैटर्न में नहीं रहते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, तो ये लोग डिसिप्लिन में ऐसे बन जाते हैं। ये अपना प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। इसके बगल वाला क्या आ जाएगा? फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। समझ में आ रहा बात? फिर लास्ट में यहां प्लस यहां माइनस, माइनस 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 ऐसे। अब समझ, इस तरह का अरेंजमेंट वो सज जाता है। बोले समझ में आया क्या? अब जैसे ये समझ में आया, देख अब ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है ना, बस अंदर में डाइपोल बनाया नहीं है मैंने। समझ में तो आ रहा है? ये इस तरह का अरेंजमेंट में पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो अरेंज हो जाता है। अब कोई एक डाइपोल को उठाता हूं, ऐसे प्रतीक देखना, कोई एक डाइपोल को उठाता हूं, ये सोच इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस अब डाइपोल है तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, डाइपोल पढ़ो ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इसके चलते फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, और इसके चलते लगेगा ना, पक्का? बता इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स है ना। जब पांडे को एक डाइपोल सोचो, पांडे को खड़ा कर दिया डाइपोल बना के, भाई इधर से प्रियांशु एक हाथ से खींच रहा है 50 न्यूटन, और उधर से अविनाश एक हाथ से खींच रहा है 50 न्यूटन। बोलो एफ नेट। अब पांडे चिल्ला रहा है, भाई बहुत जोर से लग रहा है। अविनाश बोला काहे चिल्ला रहा है, नेट फोर्स तो 0 है। 2 जन और इधर से 100 न्यूटन 150 न्यूटन में खींचने लगा।
भाई एफ नेट तो 0 है, क्यों चिल्ला रहा पता नहीं चल रहा, वर्क डन तो 0 है, तुमको लगना तो चाहिए नहीं। कुछ देर बाद सुनाई नहीं अरे बात समझो, मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, बट इसको समझो। ऐसे दोनों तरफ से अगर टानना शुरू करे 100 न्यूटन 100 न्यूटन 150 200 न्यूटन से, पता चला 250-300 न्यूटन में निपट गया। ठीक है, लेकिन एफ नेट कितना था ना। एक्चुअली यही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जब आप एक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर डाल रहे हैं तो उस मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ है। फोर्स मैंने बोला ना पांडे का, क्या तुम्हें यह बात पता है कि फील्ड और फोर्स एक ही चीज है? आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हो तो क्या वो एक पर्टिकुलर डाइपोल के ऊपर फोर्स लगता है? माना कि एफ नेट 0 है, पर उसके अंदर में तो एक उसका एक कैपेसिटी है जिसके बाहर वो फोर्स सहन नहीं कर सकता। सो द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच this dielectric material can bear the force or resist the force is the dielectric strength of the material. वो कहां तक, मतलब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप डालते रहोगे तो मटेरियल सहन कर पाएगा, निपट नहीं जाएगा। चुप रहो। हाँ, एग्जाम्पल मतलब अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता रहा हूं ना मैं। कोई भी मटेरियल ले लो आप, कोई भी वो सब जो है ना, अरे क्या बोल रहा था, नाम तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसने वाटर बोला, वाटर ही पकड़ ले। जैसे वाटर का मैंने बोला कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 81 होता है, उसका मतलब क्या है? वो 81 जो है ना वो तो अपना कांस्टेंट है, लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा है, मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ। वो एक फोर्स से आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के का मतलब तुम्हें समझ में आता है ना? और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल रहा हूं कि तूने कैपेसिटर के अंदर में पानी डाल दिया, अब तूने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, जैसे तूने अप्लाई किया सारे डाइपोल्स एकदम अरेंज हो गए। अब तू साला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम 20 न्यूटन पर कूलम मौजा 50 न्यूटन 500 न्यूटन पर कूलम, सब फूट फाट जाएगा मटेरियल। सो एक मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है जिसके बाहर वो जो सह नहीं पाएगा। समझ में आया क्या? पक्का यार, ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? हाँ बोल। यूज हो जाएगा। अरे मतलब वो मटेरियल खराब हो जाएगा। आप कोई भी नॉर्मली आप कोई भी कार्बन टाइप मटेरियल्स रखते हो ना, तो आप देखोगे कि वो मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो गया या फिर वो काम नहीं कर रहा, वो मटेरियल वर्क नहीं कर रहा है, खराब हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि आप बेवजह से अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज करते रहते हो। एक लिमिट होता है जिसके बाहर आप चार्ज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया क्या? ओके, अब देख, ठीक, मान ले, अब सुनना बढ़िया से, एक दूसरा कहानी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ आया क्या? कोई भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना मर्जी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं क्या, या एक लिमिट है? बस ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी है या कैपेसिटी? क्योंकि ये बात आपको समझना है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो है, हम लोग इसको कहां डालते हैं? कैपेसिटर में डालते हैं ना, क्या प्लेट्स के बीच में डालते हैं ना। तो वो जो मैं बोला फूट जाएगा, तो वो ये जो प्रॉपर्टी है कितना वो ले सकता है, ये कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि मटेरियल का? मटेरियल का प्रॉपर्टी है, पर डालना तो आपको कैपेसिटर में ही है। तो आप ऐसे सोचो कि आपने एक 2 मेटल प्लेट रखा, अब उसके अंदर में आपने एक ऐसे करके आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा। ठीक है, थोड़ा समझना अच्छे से, अच्छा लगेगा, टॉपिक सही है। तो ये आपने 2 मेटल प्लेट ऐसे रखा, अंदर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब मैंने बोला कि इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट क्यों किया? बैटरी से इसलिए मैंने कनेक्ट किया ताकि मैं तुम्हें यह समझा पाऊं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे प्लस मान लो ये माइनस, तुम्हें ये फॉर्मूला पता हो ना, E इंटू डी, अक्रॉस द 2 प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस होंगे ना? पक्का सुनना बढ़िया से, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल। मैंने बोला इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या तू इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकता है? क्यों नहीं बढ़ा सकता? तेरा मर्जी। अरे भाई, बैटरी तो तेरे हाथ में है ना। रियलिटी समझ, कैपेसिटर का प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम का अपना हार्डकोर प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा तेरे बस में नहीं है।
लेकिन बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो होता तेरे बस में है? तूने आज इसे 10 वोल्ट का दिया पोटेंशियल, 20 वोल्ट का दिया, तू बता पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बढ़ाएगा क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कांस्टेंट है। फॉर्मूला को देख, डी तो कांस्टेंट है ना। आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब एक समय आएगा जब वो अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो फूट जाएगा। मतलब वो जब वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा तब क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते बढ़ते एक वोल्ट पे पहुंच जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यार समझ जाना चाहिए वो कौन सा वोल्टेज है जहां तक हम पहुंचा देंगे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां तक पहुंच जाएगा, जो इसका मतलब मजबूर कर दे इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीच कर जाने में, और उसके बाद ये मटेरियल खराब हो जाए। सो द पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, द मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? हाँ, बोल सकता है अपने हिसाब से समझ कि पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाऊंगा जो उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीच कर जाए। बुझ द पार्ट चीज, बस सिंपल है। अच्छा, तो फिर इसका फॉर्मूला ये जो V इक्वल टू E इंटू डी है ना, अगर इसका मैक्सिमम में इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए तो प्रियांशु कैसे लिखना चाहिए? इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए BV इक्वल्स टू DS इंटू डी। ये BV। अरे ब्रेकडाउन वोल्टेज भाई साहब, मतलब सही में प्रियांशु खुश हो गया था। खैर, BV इक्वल टू DS इंटू डी है ना। अच्छा, मैं तुझसे पूछूं अगर मैं तुझसे पूछूं कि सुनना बढ़िया से, ये जो प्लेट है, प्लेट का अपना एरिया होगा क्या? मेटल प्लेट्स का एरिया होता है क्या? मेटल प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी सेपरेशन होता है क्या? मैं तुझसे पूछूं कि किसे पूछूं? तू बोल अविनाश। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, क्या ये प्लेट के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है? Dielectric strength of a material depends upon the dimension of the plates. यार डायमेंशन बोले तो MLT, डायमेंशन बोले तो एरिया इंटू लेंथ। मैं बोला कि सुनना, इधर सुनना, यहां पे मैंने एक प्लेट किया ऐसे ऐसे, इधर देख, ये एक मान ले एक प्लेट है और ऐसे ही मैंने एक प्लेट रखा। मैं बोला कि इसके इन दोनों के बीच में तो मटेरियल रखा है ना, मैं बोला कि उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या इनके प्लेट्स के डायमेंशन पे डिपेंड करता है? नहीं यार, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना मर्जी का मालिक है, उसे किसी से मतलब नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दो, हम फूट जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा? कैसे पता तुम्हें? ये क्या मतलब है ये नहीं कर रहा तो वो करेगा? हाँ, डी इंक्रीज हो रहा है। इधर देख, इधर देख, ब्रेकडाउन वोल्टेज का फॉर्मूला देख, BV इक्वल्स टू DS इंटू डी। अब देख, अगर मैं दोनों के प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड कर जाएगा? है ना? तो ब्रेकडाउन, तो मेरे को अच्छा कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं? क्या उसका कोई भी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो तो क्या वो अच्छा कैपेसिटर है? क्योंकि बहुत देर तक सह सकता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है ना। अब सोच, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज को मेरे को बहुत ऊपर ले जाना है तो क्या मैं डी को बड़ा कर दूं? डी को बड़ा कर दूं क्या? एकदम गलत आंसर। यार तू हमेशा उल्टा बात काहे बोलता है रे? ज्यादा रखना है ताकि अच्छा कैपेसिटर बना पाए, इसके चक्कर में हम डी बढ़ा देंगे तो ये फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यार अच्छा कैपेसिटेंस तो ये भी है ना, देख कैपेसिटेंस घट जाएगा फिर तो। बात समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि A और D का रेशियो बहुत प्रोपोर्शन में रहे। आप D को बढ़ा दोगे तो आप कैपेसिटेंस घटा दोगे फिर तो, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने के चक्कर में। समझ में आया क्या? ये बात इसलिए उठाया क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, CBSE में और मेंस में भी असर्शन रीजनिंग में पूछा है
कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछता है कि अगर कोई भी गुड कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाना है तो क्या डी बढ़ा देने से हो जाएगा? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे समझ में आया क्या? डीएस है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आएगा? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देना। ओके सो साक्षी, मैं तेरे को पूछता हूं, आजा देख बता। मान ले मैं तेरे को दो कैपेसिटर दिया, ठीक है, एक अपना 6 म्यू फैरड, अपना 3 म्यू फैरड, ठीक है। इसका अरे वो सब सवाल तुम लोग सुने हो क्या? मतलब थोड़ा सा भी देखे होगे ना तो भी चलेगा काम। नॉर्मली हम लोग क्लास 10th में तुम लोग वो रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ का सवाल बनाते हो ना, कि सपोज देयर इज अ मशीन और कंडक्टर व्हाटएवर, सपोज देयर इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैविंग अ वोल्ट ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, एसी सप्लाई, ऐसा डेटा देते हैं, देखना है ना, ऐसा न्यूमेरिकल आता है क्लास 10 में एकदम बच्चों वाले, ठीक है। तो उस टाइप का न्यूमेरिकल का ना डेटा इधर भी आता है। कैपेसिटर चैप्टर में बहुत बड़ा तुम्हारा ओम्स लॉ टाइप सम्स आते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। हालांकि मैं बहुत मस्त तरीके से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें आज के क्लास के बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है चैप्टर को। देखो इधर, तो वो जो बोलता है ना कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, वो जो 220 वोल्ट उस तरह का ना डेटा इधर भी लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी तुम लोग यहाँ देख लोगे ना कैपेसिटेंस में डेटा कैसे लेगा, कैपेसिटेंस लेगा कि 6 माइक्रोफैरड और वोल्ट है 10 वोल्ट। वो जब वोल्ट की बात करेगा ना, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज का बात कर रहा है। कभी भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में डेटा मिले इतना वोल्ट सप्लाई है कैपेसिटर पे, वो बेसिकली उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज का बात किया है, मतलब वो उसका मैक्सिमम है, ठीक है। उसका मिनिमम तो हो ही सकता है। आइए इधर देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दे दिया, मान ली ये कैपेसिटर का बीवी है 4 वोल्ट और इसका बीवी है 10 वोल्ट। तुम्हें बताना है सिस्टम का बीवी कितना है। अबे यार, मतलब सबकी बीवी जो होगा, बीवी ऑफ द सिस्टम, बताइए। 14 बीवी, आई मीन 14 वोल्ट। हाँ, तुम लोगों को एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि रेजिस्टेंस में तुम लोग को सीरीज, सबको बताओ पहले, रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल निकालने आता है? वो क्लास 10 से आता है तुम्हें। रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला बता, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। और सीरीज वाला वो मतलब सिंपल ऐड हो जाएगा। आप बस इतना याद रखिए, ये एकदम कॉमन सेंस का है। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल होता है वो कैपेसिटेंस का सीरीज होता है, और रेजिस्टेंस का जो सीरीज होता है वो कैपेसिटेंस का पैरेलल होता है। खत्म, एकदम। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एकदम उल्टा उल्टा है। अरे वो सीरीज, इसका सीरीज उसका पैरेलल, उसका सीरीज इसका पैरेलल। अब बताइए ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? अरे मतलब है सीरीज में, पर रूल लगाएंगे पैरेलल का, है ना। रुक रुक रुक, पहले इधर सुन, क्या हुआ? तुम लोग इधर देखो, बोर्ड में देखो कैसे करते वो देखो। मेरे को ये बात बता, हाँ मेरे को ये बात बता, ये जो कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर को देख, इसके पास मैक्सिमम कितना चार्ज जा सकता है? हाँ, ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपने पास? एकदम सही। तू ध्यान से देख, ये भाई ये 24 होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। ये कितना? 30 होल्ड कर सकता है ना। अच्छा एक बात बता, नीडलेस टू से कि ये मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 24। मैं इससे ज्यादा चार्ज इसके पास भेजूं ये फूट जाएगा। मतलब भले ही ये दोनों सीरीज में हो, आप मैक्सिमम कितना भेज सकते हो? इससे ज्यादा भेज। अब सोच कि वो मैक्सिमम आप 24 भेज सकते हो, और Q इक्वल टू आपको CV फॉर्मूला पता है, C कितना, 6 या 3? 2। अरे वो 1/C इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3।
कई लोग सोच रहे बाप रे 6 या 3 है, 2 कहां से आया? 2 इंटू वी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मैक्सिमम सप्लाई जा सकता है। समझ आया क्या? अगर समझ आया तो एक न्यूमेरिकल करके दिखा। अरे ये अपना इधर 4, 12 और 6 और इसका बीवीओ को ले लो 6, 10, 6, 8 निकालो जल्दी से। जल्दी निकाल के आंसर देते देखिए कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका। उसको झापना बोलते हैं। छह के नीचे 8 है। क्या 2 आंसर? 20 वोल्ट करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है 20 वोल्ट। समझ आया क्या? ओके। ब्रेकडाउन वोल्टेज के एकदम इजी सवाल इस टाइप से आते हैं, हालांकि कंबाइन करके मैं बाद में दिखाऊंगा। 20 साक्षी करेक्ट है। अच्छा हाँ तो तुमसे मैं सी थोड़ी मांगा हूं। अच्छा इधर देख, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। मतलब समझाता हूं, पहले एक कहानी सुनाऊंगा, अच्छे से फील कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी बढ़ूंगा एकदम। तुझे जब से तू क्लास करते हो सब समझ आ रहा है क्या? अच्छा ये फालतू कहानी है भाई, फालतू कहानी तो सुनाना पड़ेगा, है ना? एकदम सही आंसर है, तुम लोग जो लोग 20 दिए हो। ठीक है छे, ऐसे सोच, मैं बोला प्रतीक कि अपना 2 गो पैरेलल प्लेट ले लिया, ठीक है? सुनना बढ़िया से, ये पैरेलल प्लेट है, बीच में पहले हवा था, मतलब डाइलेक्ट्रिक आप डाले नहीं थे। मैंने क्या किया, दोनों को फटाक से, अनचार्ज प्लेट था, शुरू से कहानी तो सुन। अनचार्ज 2 प्लेट था, पैरेलल प्लेट्स, मैंने साइड से बैटरी में कनेक्ट किया, जाहिर सी बात है चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो गया तो यहाँ पे अपना प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो ये अपना इसको चार्ज कर लिया, ठीक। अब मैं बोला कि जितना इसका लेंथ है ना d, उतना ही एकदम इसको थोड़ा मिटा दे टॉपिक, उतना ही बड़ा यहाँ पे ना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले आया। रुक गया पे, फाका हवा है यहाँ पे, कहानी सुनते हो नहीं तो मटेरियल तो क्या करूंगा? अच्छा नीचे वाला मतलब इसको निकाल दूंगा, इसको डालूंगा, यहाँ पे फाका मटेरियल है। अब मेरे को ना इसको ऐसे करके इसको इंसर्ट करना है। बात समझो पहले, इसको इंसर्ट करने की वजह से क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होंगी, किसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वही सब अपने को जांचना है। टॉपिक है वही, इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। मतलब पहले एक बैटरी में ले जाके कैपेसिटर को चार्ज कर लो जब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, और चार्ज करने के बाद उसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक डालो। पहले वाला टॉपिक क्लियर है? हम लोग करने क्या वाले हैं? ओके आगे सुन। अच्छा एक बात बताना, डाइलेक्ट्रिक तो अपना इधर यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे डालोगे डाइलेक्ट्रिक को तो क्या यहाँ पे भी इंड्यूस्ड आते जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा तो जब इधर माइनस है तो क्या यहाँ पे अपना प्लस आएगा इंड्यूस्ड? बोलो क्लियर। और यहाँ पे अपना माइनस आएगा। अब इसको मैंने पूरा यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। अच्छा एक और बात, ये जो प्लस और ये जो माइनस जैसे जैसे हम लोग डालेंगे आते जाएगा। तुम्हें एक बात बताऊं, पता है, फील कर, 2 प्लेट्स थे, तूने एक मस्त मटेरियल ले आया, उसे ऐसे करके मस्त डालने गया ना, अचानक देखेगा वो मटेरियल खुद ब खुद खिंचा जा रहा है। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा।
क्यों बोल तो नहीं नहीं, क्योंकि ये प्लस ये प्लस माइनस है ना, मस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। मतलब पकड़ लो कि आपने प्लेट्स के ऊपर ऐसे पकड़ा ही है कि जैसे लग रहा मतलब कोई टान ले रहा है अंदर में, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अब अगर उसको हाँ मैग्नेट की तरह अगर उसको आप छोड़ देंगे ना तो सट करके चला जाएगा, लेकिन आपको वो होने नहीं देना है, आपको इसे स्लोली स्लोली अंदर लेना है। कैसे? स्लोली स्लोली डालना है अंदर, ठीक है। अरे इधर देख यार, मतलब थोड़ा ज्यादा फील लेके पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, इधर देखो। मैं सारा 5 स्टार लॉलीपॉप क्लास के बाद ना समझाऊंगा इसको कि कैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होता है। हाँ इधर देख, पढ़ा ले, ठीक। इधर देख, तो अपना ये फोर्स इधर एक्ट करेगा। अच्छा एक बात बता, ये जब ये फोर्स एक्ट करेगा ना, हाँ ठीक है, फोर्स एक्ट करेगा, तो मेरे को तो इसको स्लोली स्लोली डालना है ना, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर की ओर, है ना। मुझे एफ एक्सटर्नल एक हमेशा लगाते रहना पड़ेगा, ऐसे करके, अरे अरे ऐसे करके ऊपर में, ताकि वो आस्ते आस्ते जाए, है ना। अब सोच एक बात, एक एफ एक्सटर्नल ऊपर लगाते रहूंगा, तो मेटल प्लेट्स के बीच में, मेटल प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स क्या यही फोर्स है या कुछ और फोर्स भी है मेटल प्लेट्स के बीच में? नहीं, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, तू ध्यान से देख, मैंने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। दो गो मेटल प्लेट्स के चलते, मतलब इस मेटल प्लेट के ऊपर इस मेटल के चलते फोर्स होता है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं भाई, ये सिंपल आपको बताया था कि फील्ड कितना होता है एक प्लेट के चलते, जब डी बहुत कम होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही है ना। हाँ तो ये फील्ड नहीं लिखा, ये फोर्स लिखा, देख लो ये फोर्स ही है भाई। सिग्मा मतलब क्या होता है? क्यू बाई ए। हाँ तो ये क्यू स्क्वायर इंटू ए बाई 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं? देखना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। अब ये क्यू को ये लो, अब बोलिए क्या है? फील्ड इनटू चार्ज, फोर्स ही तो है। ले आया समझ में? मैं बस यही बोल रहा हूं कि ये समझ में आया, ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स किसके बीच में है? और ये जो फोर्स ये किसके बीच में है? ऐसे नहीं बोलो, ये जो सिग्मा स्क्वायर, इधर देख ले, यहां पे जो फोर्स लिखा था ना, इधर देख, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स है। लेकिन ये जो फोर्स है ना, इट्स अ फोर्स बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड अ प्लेट। ये डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में फोर्स है, लेकिन ये किसके बीच में फोर्स है? ये फोर्स का अपने को कोई काम नहीं है, अपने को डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में का फोर्स का काम है। बोलो समझ में आया? यहां तक कहानी क्लियर है अविनाश? अच्छा, जो टॉपिक मैंने उठाया, आयुष दुबे, जो टॉपिक मैंने उठाया, उस टॉपिक में आप क्या कांस्टेंट माने हो? करेक्ट, चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे प्लेट में आप एक प्लस सिग्मा ले लो या अपना माइनस सिग्मा चार्ज ले लो। इधर देखना बोर्ड में थोड़ा सा, अगर मैं पूछूं कि Q इज कांस्टेंट, आपने चार्ज कांस्टेंट माना, कौन बोल सकता है कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? इनिशियली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था? Q बाई, या फिर और कुछ बोलो। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया सी फाइनल, अरे भाई साहब कांस्टेंट के, हाँ तो जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते तब ना, जब नहीं डालते तो फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जब डाल दिया तो कितना होगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और लास्ट क्लास में अगर तुम्हें याद हो तो मैं बता चुका हूं के का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1, के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता ना। तो मतलब बोलो ना, देख के बताओ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज? इंक्रीज। बोलो क्लियर? ठीक।
अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि वोल्ट, इनिशियली वोल्ट कितना था? अरे इसको Q बाई सी लिख सकते हो ना, सी आई। इधर क्या हो जाएगा? Q बाई सी एफ। अब बोल सी एफ इंक्रीज किया है तो V डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज? डिक्रीज। ओके, सारे पैरामीटर्स को चेक करना है। आइए, दुबे समझ में आ रहा है? सबको ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जानते हो? बोल सकता है, बोल सकता है। क्यू बाई, अच्छा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हो क्या? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट? अबे सिग्मा को लिखा क्यू बाई ए, है ना? क्या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, चुप, वी आई बाई डी? बोल ये नहीं जानता, बोल ये नहीं जानता। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी आई बाई डी, बोल नहीं जानता। देख इधर, अच्छा क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया, एरिया भी कांस्टेंट है। इस तरफ से, इस फॉर्मूला से नहीं जांच पड़ताल कर पाएंगे तो इससे चले जाओ। अब बताओ पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं? नहीं, हम लोग को चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो आप। देखो ना इधर ई फाइनल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाइनल क्या लिखोगे? या तो आप वी एफ अपॉन डी लिख सकते हो ना। बोलो वी आई और वी एफ कौन बड़ा है? वी एफ तो कम गया ना, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? कम जाएगा। ओके, एनर्जी पे चर्चा कर लेते, थोड़ा सा मिटा दे क्या इधर, ये डायग्राम मिटा दे क्या? डायग्राम इधर से मिटा दे थोड़ा सा, है ना? एनर्जी पे थोड़ा कमेंट कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पता है? या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c चलेगा क्या? तो बता, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये तो इनिशियल है आई, एनर्जी फाइनल, एनर्जी फाइनल कितना हुआ? क्यू स्क्वायर बाई 2cf। यार कैपेसिटेंस बढ़ा था या घटा था? तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी, अबे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी घट जाएगा ना, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा भाई। तो यहां से नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन चालू हो गया। इतना सारा चीज घटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोग को कहानी सुनाता, तुम लोग सुनता नहीं है। इतना सारा एनर्जी चीज घटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां एनर्जी घटा इन सबको चिंता, साला गया कहां, बेचे क्या हम? अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यार एनर्जी घटा तो गया कहां एनर्जी? तो बता सकते हो तुम लोग एनर्जी कहां गया? क्या चीज? एक्सटर्नल में वेस्ट हो गया वो एनर्जी। तेरा बोलने का मतलब वही है। तुझे पता है तेरा वाला आंसर 100% करेक्ट है। वो जो मैंने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ऊपर स्लोली स्लोली डाल रहा था ना, तो अब रुक जा, तो अब बता मेरे को कि मैं फोर्स किधर लगा रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? इज इट अ नेगेटिव वर्क डन? और टोटल एनर्जी में बात करें तो वर्क डन मतलब एनर्जी होता है, तो मतलब वो एनर्जी तो टोटल से माइनस हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो एनर्जी वहां चला गया। तुम ऐसे लिखो रीजन कॉपी में। हाँ हाँ, अब मेरा वर्क डन मतलब भी तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है ना, क्योंकि मैं ही तो उसे आस्ते आस्ते करके पुश कर रहा था नीचे की ओर। मतलब फोर्स किधर लगा रहा था? ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? नीचे। तो मतलब ये नेगेटिव वर्क डन है, मतलब एनर्जी इज नेगेटिव, तो इसीलिए एनर्जी तो वहां पे खर्चा हो गया एक्सटर्नल वर्क डन के रूप में। नहीं तो एक चीज तू ये भी पता लगा सकती है, पता है क्या? तू यहां से भी एक चीज पता लगा सकती है। अच्छा रुक जा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, रुक रुक रुक, इधर सॉल्व करके दिखाता हूं। सी का फॉर्मूला क्या था? क्यू स्क्वायर बाई, सब बोर्ड में देखना, यहाँ पे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसे क्या इसे लिख सकता हूं ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। या फिर मैं तो इससे भी मस्त काम चोरी कर सकता हूं। बोलते कैसे? इधर देख, ये सी आई को तू सी मान ले
और CF को क्या लिख सकता है, KC, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्या जा रहा है इतना लिखने का, इसे C लिखो ना, Q²/2C, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दे, एनर्जी I है ना, एनर्जी EF क्या हो जाएगा बोल तो, Q²/2KC, सही है ना। व्हाट इज द डेल्टा E, Q²/2 से, अबे कॉमन लेना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, 1/K-1, सही लिखा क्या देख तो, पक्का लिख ले। और दिस चेंज इन एनर्जी यू कैन ऑल्सो नो राइट डाउन एज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, this is work done by the external agent, in fact this is the work done by the U, Q²/2C ब्रैकेट पे 1/K-1। तुम बहुत अच्छे से ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। देख इधर, K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है कि कम, तो ये 1/K क्या होगा, 1 से, हाँ तो 1 से छोटा वैल्यू -1, आंसर माइनस में है, और ये हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि K हमेशा बड़ा रहेगा। यार समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन में सबको? वो स्लोली इसलिए डालते हैं ना ताकि टेम्परेचर के वजह से एनर्जी लॉसेस ना हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो लॉस है ये मिनिमाइज्ड लॉस है ना, हम फटाक से सडन चेंज करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग स्लोली डालते हैं। नहीं वो नहीं, डायरेक्ट सिस्टम में कैसे बदलाव आएगा, वो तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से, नहीं तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से वेरी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कब रीच करेगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे पहुंचेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे वेरी हो रहा है, देखो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल किस पे वेरी हो रहा है, कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस किस पे वेरी हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, व्हिच इज अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नॉट द मूवमेंट। D इज कांस्टेंट, D क्या है यार, समझ में आया क्या, आगे बढ़े। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आप डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल दोगे तो फोर्स बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स इंक्रीज होगा, इस वही अपना डायग्राम, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, आपने यहाँ अपना डाइलेक्ट्रिक जिसके चलते यहाँ पे माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। मैं पूछना चाहता हूँ F नेट ऑन द टू मेटल प्लेट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, एक काम करते हैं पता कर लेते हैं, वो पता कैसे करेंगे बोल तो, इस प्लेट के ऊपर F नेट लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन, अच्छा इसको मैंने प्लस है ना तो इसको मैं सिग्मा ए लिख लू, इसको क्या लिखूं माइनस सिग्मा ए, अरे यार सिग्मा ए तो लिख सकता हूं ना क्योंकि सिग्मा ए क्यू है, हाँ ठीक है, तो ये बात तुम लोग को भरोसा नहीं है, ये माइनस सिग्मा सिग्मा ए आई लिख सकता हूं क्या, इंड्यूस्ड है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा आई ए, मतलब जो भी है प्लस वाला। अब अगर तेरे को बोलूं कि इस प्लेट के ऊपर फोर्स लिख, देखना बढ़िया से, उस प्लेट के ऊपर फोर्स लिखो, ने सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चला रहा हूं मैं अब तो, एफ नेट ऑन ए क्या लिखा जाएगा, इसका खुद के ऊपर तो नहीं होगा, इसके चलते कितना होगा रे, हाँ इसके चलते होगा इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस सिग्मा आई ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस सिग्मा आई ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के चलते माइनस सिग्मा ए। देख तो जरा सही लिखा क्या, मतलब इस प्लेट के ऊपर कौन कौन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं, ये इस पे डाल रहा है, ये इस पे डाल रहा है, वो इस पे डाल रहा है, कि तीनों हिसाब करना जरूरी है, ये देख तो सही लिखा क्या मैं, पहले बता फोर्स का फॉर्मूला तू लोग मानता है, फील्ड इनटू क्यू,
मानता है? ये क्यू है, सामने का सिग्मा ए तो क्यू है, हाँ क्यू इंटू इनेट ही तो है। अलग अलग डायमेंशन में निकलेगा। क्यों? सारे के सारे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सबका वेक्टर सम करके इंटू क्यू मार दूं, कर सकता हूं ये, तो एफ नेट निकल जाएगा कोई एक प्लेट पे। सेटी ये इस प्लेट का, इसके ऊपर, इस प्लेट का इसके ऊपर और इस प्लेट का इसके ऊपर, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करके इंटू क्यू है क्या? लेकिन आगे जाके प्रियांशु मेरे को क्या पता चला, आगे जाके मेरे को प्रियांशु ये पता चला कि ये दोनों तो कोई फायदा ही नहीं है, तो जीरो है। अरे कैसे टेंड्स टू जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो दोनों बराबर होते हैं ना, वो प्लेट के तुलना में कम है वो अलग बात है, प्लेट की तुलना में कम हो सकते हैं पर आपस में इंड्यूस तो सेम ही होते ना, तो ये तो लिख के फायदा नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा ए इंटू ये वाला बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे एक प्लेट के चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? अबे क्यू बाई ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख फॉर्मूला को, क्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है, ये पूरा फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स विल रिमेन सेम इवन आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। नहीं मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, फोर्स ऑन द मेटल प्लेट्स, मतलब इतना देर से हम लोग देख रहे हैं ना, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज, रिमेन सेम, ये भी ऑप्शन में आते हैं ना, रिमेन सेम, रिमेन्स अनचेंज। सबको समझ आया क्या? उतार ले, सबसे खोज रहा हूं ये येलो वाला चौक किधर है। ओके मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक at constant potential, insertion of dielectric at constant potential। अब क्या कांस्टेंट है? अभी पोटेंशियल को कांस्टेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या हमेशा कैपेसिटर में एक तो बैटरी लगा के रख देना पड़ेगा, और क्या करें? सोच के देख, वही कर सकते हैं हम लोग, बैटरी लगा के छोड़ दो, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग? यहाँ पे अपना वही ऊपर में ऐसे वेरिएशन, कांस्टेंट पोटेंशियल पे कांस्टेंट चार्ज पे कैसा वेरी करता है ना? क्या बस व्हाट आर द फैक्टर्स? हाँ तो चेक करना पड़ेगा नहीं, प्लस प्लस ये अपना माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, और इधर माइनस माइनस माइनस। अच्छा एक बात बता आयुष, आयुष कुमार तेरे को पूछ रहे हैं, अब क्या कांस्टेंट रखे हम? क्या कांस्टेंट रखे हम? पोटेंशियल। अब तो v कांस्टेंट है भाई सब, है ना? तो अच्छा v कांस्टेंट है, सो व्हाट विल बी द इनिशियल कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला q बाई q। q चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब फिलहाल अपने पास q का डेटा नहीं है ना, तो कैपेसिटेंस का कोई और फॉर्मूला बोलो ना जिसमें मजा आए। हाँ तो ऐसा बोलो ना, सिंपल एप्सिलॉन नॉट a बाई d, है ना? लेकिन इधर जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब सी फाइनल क्या होगा? k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। बोलो पड़ा कैपेसिटेंस इंक्रीज किया कि डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। बता q का फॉर्मूला क्या होता है?
सी इंटू वी, सी इंटू वी है ना, तो बोलो ये लिखा गया सी आई वी, क्योंकि वी कांस्टेंट है, इसका तो वी आई वी एफ लिखने का कोई बात नहीं है। अच्छा, क्यू फाइनल क्या लिखा जाएगा? अबे एक काम करूं, मैं सी आई सी एफ नहीं लिख के सी और के सी लिखा करूं, और ये के सी है सीधा, वो भी कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ये के सी वी सही बोला एकदम। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, शाबाश, चेक। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा उठा ले यार? दो दो फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला वी आई बाई डी, उठाए कौन सा? अच्छा सही बात है, वी आई बाई डी लीजिए ना, दोनों कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट वी भी कांस्टेंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट? सही है, रिमेन सेम, सही है। हाँ यहां पे आएगा रिमेन सेम। ओके नेक्स्ट, हाँ सब ले आएंगे। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे थोड़े से सिचुएशन चेंज होगा, डायग्राम मिटाए क्या? यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन कैसे चेंज होगा, मेरे को ये बोल तो कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी, नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी। ये टॉपिक पहले था? नहीं था। क्यों नहीं था? नहीं, वो इसलिए क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, वो जो डायग्राम देखी ना तूने, वो कैपेसिटर के पास एक चार्ज अमाउंट था, या तो वो सब कहानी सुनाए थे कि आप कैसे भी आप कैपेसिटेंस का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, मतलब वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। तो ये वैसा एक केस है। आपने पिछले वाले में आपको ऐसा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपने माना ही चार्ज कांस्टेंट। तो जब चार्ज कांस्टेंट है तो काहे का फ्लो? क्योंकि कहां से फ्लो करे? कैपेसिटर से तो फ्लो करेगा नहीं, कैपेसिटर का काम है चार्ज होल्ड करना। लेकिन यहां पे आपने क्या देखा, इनिशियल में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तब उसका एक चार्ज होल्ड कर रहा था, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब चार्ज ज्यादा होल्ड कर रहा है। मतलब चार्ज कहीं से तो आया है, कहां से आया है? बैटरी से। मतलब ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अभी फिलहाल मान के चलो कि बैटरी से आया, लेकिन थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन दे तुम्हें पता चलेगा। बैटरी नेवर प्रोवाइड्स यू चार्ज, यू नो। हाँ तुझे ऐसा अटैक लग सकता है, लेकिन उसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बैटरी ना, बैटरी का काम तुम्हें चार्ज देना नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई बैटरी जो मोबाइल चार्जर्स जो होता है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा चार्ज कर दे, नहीं, बैटरी का काम आपको चार्ज देना नहीं होता। बैटरी का काम आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके देना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है पता है? सिंपल, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में सिंपल होता है कि इच्छा। मैं बोलूं कि 10 वोल्ट एक इच्छा को दर्शाता है कि हाँ इस बैटरी का इतना इच्छा, इतना टेंडेंसी, समझता है इंग्लिश में? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द बैटरी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल? तार से जुड़े रहते हैं ना मेटल से, तो उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो चार्ज है। बैटरी का काम कभी आपको चार्ज देना था भी नहीं। अब आप लिखते हो बैटरी में 30 वोल्ट, मतलब वो जो टेंडेंसी था वो 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया है, वो बुरी तरीके से चार्ज खोल लेगा वायर से, प्लेट से। समझ में आया? ये जो कैपेसिटर होता है, मैंने बोला पांडे वहां बैठा हुआ था, एक तो डीक्यू खोल के फेंक रहा था, एक्चुअली वो पांडे नहीं, वो बैटरी था जो टेंडेंसी क्रिएट करता है और इधर से एक एक चार्ज खोल के दूसरे प्लेट पे डालता है। दैट्स अ सेपरेट इशू। अब वो उसके लिए मेरे को लेक्चर बंद करने देना, उसके बाद बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं, बिल्कुल होता है, तभी तो हम लोग वायरिंग चेंज भी करते हैं, और अगर नहीं चेंज करोगे तो उसका एफिशिएंसी घट जाता है ना? आप देखना, कहाँ पे आपको बताएं, आपके फादर तो है ही इस लाइन में, आप पूछ सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा अगर पता है बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना तो हमें वायर्स चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो उसका एफिशिएंसी गिर जाता है, व्हिच क्रिएट्स इन अ लॉस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा, हाँ
शॉर्ट सर्किट इज अ सेपरेट इशू भाई, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पार कर जाता है तो होता है, शॉर्ट सर्किट इज अ सेपरेट इशू। खैर मैं जो बोला तुम्हें समझ में आया क्या, वो समझ जा, क्योंकि आगे मैं एकदम क्या बोला तेरे को, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो पूरा मस्त पढ़ाऊंगा और पूरा डायरेक्ट फील दूंगा, नहीं आया तो एकदम पकड़ा दूंगा वायर पूरा फील लेना। वायर भी बोला मैं लोग। हाँ अरे यार तुम पढ़ाने दे जो बोल रहा था। अब सुनो प्लीज, फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू द बैटरी। अब तुम्हें समझ में आया कि वो बैटरी से चार्ज फ्लो होता है, बैटरी से नहीं एक्चुअली, आप फिलहाल के लिए आप समझो फॉर द टाइम बीइंग कि कैपेसिटर के पास जब उसका चार्ज अमाउंट बढ़ जाता है, क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल, मतलब द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट, बिकॉज द के हैज बीन इंक्रीज्ड। So tell me, where did this charge come from into the capacitor? It, you must assume right now that it came from the battery. Okay? तो मैं तुमसे वही पूछा, सवाल ये है कि अरे प्रतीक दम स्टेमिना पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा है। सही है सही है, इधर देख, मैं तुमसे यही पूछा कि अरे बैटरी से कितना कितना चार्ज फ्लो किया, क्या सिंपल ये दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस करने से तो पता चलेगा ना कि एक्स्ट्रा चार्ज आया कितना। तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, वो होगा कितना, एकदम सही, सीवी बाहर में के माइनस 1, बस इतना ही करना था। दिस इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। हाँ नहीं, बैटरी का काम है चार्ज कहीं से कहीं पहुंचाना कि खुद से चार्ज देना, एग्जैक्टली काम कर रहा है बैटरी, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला बोल, क्यू वी, यही फॉर्मूला ना वर्क डन का। हाँ तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, एनीवन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, क्यू कितना है, क्यू तो नहीं, क्यू तो ये है ना, इतना ही चार्ज भेजा तो इतना ही इनटू वी, तो क्या डायरेक्ट लिखे सीवी स्क्वायर ब्रैकेट में के माइनस 1, टफ है क्या, बस। अच्छा एक और बात, अरे रुक ना, रुक पहले बात सुन, ये वर्क डन कौन किया, बैटरी। अच्छा आ जाए एनर्जी पे चर्चा कर लेते हैं। एनर्जी इनिशियली कितना था, एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, या फिर एक इंपॉर्टेंट बात पूछे तुमसे, सुनना बढ़िया से, दो फॉर्मूला एनर्जी का, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज है बट पूछना पड़ता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सीवी स्क्वायर। पिछली बार जब एनर्जी लिख रहा था क्यू स्क्वायर बाई 2c में काम कर दिया था, तुम्हें समझ में कैसे आएगा कब क्या लगाना है ना, इट्स अ कॉमन डाउट। और देखो उसका डाउट है यार, एक मिनट, इधर क्या सी वेरी कर रहा है, सी वेरी कर रहा है क्या, क्यू वेरी कर रहा है, भाई साहब नहीं पता लगा सकते ना, दो वेरी हो जा रहा है, इसमें है ना, लॉजिकल बात है। तो सीवी स्क्वायर से निकाल लो ना, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, एनर्जी फाइनल के सीवी स्क्वायर या के स्क्वायर सीवी स्क्वायर, अच्छा के सीवी स्क्वायर। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, वैसे एनर्जी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, सो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, हाफ सीवी स्क्वायर ब्रैकेट में के माइनस 1। डिड एनीबडी नोटिस दैट दिस इज द एग्जैक्टली दैट मच एनर्जी, बैटरी जितना काम करता है उसका आधा एनर्जी, यार बैटरी ने पूरा काम किया, एनर्जी आधा स्टोर हुआ, ये क्या मजाक है, बाकी एनर्जी ओ बैटरी अपना काम करने का भी ले लिया क्या, नहीं, वो बहुत नॉमिनल लेता है, आधा कौन सा बैटरी है भाई, सर लॉस हो गया होगा रास्ते में, हाँ सही बोला, चार्ज ट्रांसफर से कुछ होने लगा होगा, इस वजह से पड़े थे, ले लिया होगा। तो हाँ, एक्सटर्नल वर्क डन के लिए एनर्जी नहीं लगता है, तो हाँ तो इसमें भी तो वही होगा ना, हाँ मैं वही तुमसे पूछा, बैटरी ने वर्क डन किया, हाय कौन है रे तू, जो भी है
नाम बता, मैं भूल गया तेरा नाम। अच्छा, बैटरी ने वर्क डन किया CV² K-1 और एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हाफ CV²। तो बाकी आधा हिस्सा कहाँ गया, लिखो कॉपी में, द एक्सटर्नल एजेंट ओहो, ये एनर्जी जो तुम्हें दिख रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, ये जब, सुनो यहाँ पे बहुत सारा मैटर है, सुन बढ़िया से। डाइलेक्ट्रिक खाली था तो हाफ CV² था, तूने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो हाफ इंटू K CV², ये वो एनर्जी इंक्रीज किया। बात समझा? डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो आपका एनर्जी का स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, लेकिन इससे बैटरी जो तुमको चार्ज फ्लो किया वहां पे भी तो एक एनर्जी आया होगा, क्योंकि बैटरी ने एक वर्क डन किया, वो वर्क डन भी एनर्जी बन के स्टोर हो रहा है। तो बात तो, मुद्दा तो वही उठा ना कि बैटरी ने पूरा वर्क डन किया लेकिन ये साला आधा ही स्टोर हो रहा है। हाँ, बैटरी का रिस्पेक्ट पे बुझते 25 यार। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या बोले थे हम, भूल गए। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, लिखो। और क्या, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था उस समय, बात कट गया। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया और उसका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन WD बाई द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, डायरेक्ट लिखो, -हाफ CV² K-1। क्या वो नेगेटिव होगा? लिखना भाई। अच्छा, तू कभी जीवन में हिंदी में नहीं लिखी है क्या? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लिखो। अपना डाइलेक्ट्रिक का पूरा कोर्स खत्म, डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा कोर्स खत्म आपके कोर्स में जितना है। नहीं, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वो सब प्योरली एडवांस के कोर्स में, उस समय गया ही नहीं। बुक में इतना चैप्टर है, इतना पेज। अच्छा, 2-3 रूल्स सुन। मैं तेरे को बोला कि ये अपना बैटरी है, वैक्यूम क्या, हाँ वो वैक्यूम के लिए 1 होगा तो 0 तो होगा। बोलते क्यों? क्योंकि वैक्यूम में तुम एक फोटोन को भी फूंक दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, वैक्यूम इतना वैक्यूम है। किची किची नहीं, क्यों नहीं रहा? वैक्यूम क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। जैसे ये, इस चौक को तू फोटोन समझ, तू अगर इस चौक को वैक्यूम में से छोड़ेगा तो वो ऐसे तेरे सामने तैरेगा, राइट? रुकना, बोलने देना, तू ही बोल ले तब। ये चौक को तूने ऐसे छोड़ दिया, अब तू जब इसको फूक रहा है मतलब तू तो एक्सटर्नल फोर्स इम्पार्ट कर रहा है ना, उससे वैक्यूम का कोई लेना देना नहीं है। अगर वैक्यूम सही में वैक्यूम को समझोगे ना तो इसको अगर यहाँ पे रखोगे, इसको फूक दोगे, ये प्लूटो पार हो जाएगा। ये वैक्यूम है। जब मैं वो ये पढ़ाऊंगा ना, रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स, उसमें पूरा मस्त फील करवाऊंगा फोटोन को। इधर देख, जो पूछ रहा था इधर है, पूरा पूरा रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स पूरा फोटोन है। इधर देख, मैंने यहाँ पे बोल दिया 10 वोल्ट और मैं बोला कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है? सुनना बढ़िया से, मैं बोला इधर 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 कूलम चार्ज अंदर भेज रहा हूँ। मैं तेरे को बोला कि इसमें वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 2 कूलम चार्ज भेजा मैं बैटरी की ओर, मैं बोला नहीं बैटरी के अंदर भेज दिया, मैं बोला कि बैटरी की ओर 2 कूलम चार्ज भेजा, एरो देख लो, और बैटरी 10 वोल्ट का था, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? थोड़ा सा रूल्स का बात है, आपको रटना है और कुछ नहीं है, रटवाने के लिए ही बोला। सिंपली आप क्या कर सकते हो, अच्छा मैं बोला कि वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे पता तुम्हें?
अरे नहीं, वैसा नहीं बोला। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, तूने गलती से सही आंसर दिया कि हाँ। अब देख होता क्या है ना, ये अच्छा, इसको तुमको पता है ना कि ये प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस, इधर अपन 0 वोल्ट मानेंगे, ठीक है। सुनो, इधर ये 10 वोल्ट है ना, इधर 0, इधर 10 होता है। ये सब क्या है, इधर 0 इधर। आपको पता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको सोचना है, आपको सोचना है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये बड़ा दाग है, ये छोटा दाग है, और ये प्लस है, ये माइनस है। तो इधर 10 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, तभी हायर टू लोअर फ्लो कर जाएगा चार्ज। और इधर 0 रखा, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो ये है ना कि ये चार्ज जो गया इधर से निकला नहीं, तो मतलब ये चार्ज किसके अंदर गया? बैटरी के अंदर चला गया क्या? यानी बैटरी चार्ज हो रहा है। बैटरी जब एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये प्लस ये माइनस, अगर प्लस है तो ये हायर पोटेंशियल माना जाता है, माइनस है तो लोअर पोटेंशियल। एंड वी नो दैट द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो मैंने एरो दिया, हायर टू लोअर चार्ज फ्लो कर रहा है, मैंने इधर 0 लिखा, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इधर और 0 पोटेंशियल में तो कोई चार्ज जाएगा नहीं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो इधर ही खत्म हो जा रहा है। अरे यहाँ 0 मतलब यहाँ 0 मतलब इस प्लेट का बगल वाले पार्टिकल भी 0 है ना, मतलब तो वही है। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, मतलब चार्ज अंदर चला गया, इसका मीनिंग है कि बैटरी चार्ज हो रहा है। और रूल क्या रखना है आपको? रूल ये रखना है कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब एनर्जी ले रहा है कि दे रहा है? अगर वो एनर्जी ले रहा है, क्योंकि कन्वेंशन ये कहता है कि बैटरी हमेशा एनर्जी देता है हम लोगों को, तो अगर बैटरी खुद एनर्जी ले रहा है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। आया समझ में? सो दिस नाउ दिस वर्क इज डन टू द बैटरी। बस इतना सा बात आपको रखना है, वर्क इज डन टू द बैटरी। सो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्यू वी होगा, नहीं है ना? अच्छा, ये बताओ आप सबको ही, तुम लोग जो लोग ऑनलाइन में, तुम लोग भी बताओ, अगर मैं ऐसा बैटरी रखा और यहाँ पे 5 वोल्ट रखा, इधर 5 कूलम रखा, एरो देख लेना, अब बोल बैटरी एनर्जी ले रहा है कि दे रहा है? ध्यान से देख, तू 0 किधर रखेगा? इधर, और इधर, इधर 5 है ना, तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अबे इधर थोड़ी है, तो इधर से भी निकल जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, वो उस तरह से नहीं सोचो, इस तरह से सोचो, ये 5 कूलम है, ये 5 वोल्ट है। आपको बस बताना है कि एनर्जी आउटपुट जो है, एनर्जी वो आपका प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा ना, तो बस ये वर्क डन इज, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी। अरे हम तो ऐसी बैटरी में थोड़ा सा एक रूल बताएं, हालांकि हम को बैटरी पढ़ना थोड़ी, अपने को तो कैपेसिटर पढ़ना है, मतलब ऐसे बैटरी पे 2 रूल बता रहा हूँ। ये अपना प्लस क्यू भी, जहां पे दिक्कत हो तो उससे मिलो दूर चलता हूँ मैं तो। अरे ये हाँ, बस मैंने 2 रूल बोला बैटरी में, समझ में आया ऑनलाइन में सबको? सर हम लोग पढ़े हैं ना, मतलब सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पास होता है इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज। हाँ, तो इसमें भी तो वही होगा ना। इसमें भी वही होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, तो पीछे से जाना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल माइनस से प्लस जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस से माइनस जाता है कन्वेंशनल करंट। हालांकि हम लोग वो पढ़ेंगे नहीं, तूने एक गलती से बहुत अच्छा टॉपिक उठा दिया है, आजा पढ़ा देता हूँ, इधर देख। हाँ नहीं, मतलब एक्चुअली ये टॉपिक इतना अच्छा उठा है ना कि इससे बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। याद रखना, हम लोग, तुम लोग जो क्लास 10 में पढ़े हो ना, वो करंट का मामला था, और करंट का बात जब करते हैं तब पावर का बात करते हैं, और जब चार्ज का बात करते हैं तब एनर्जी का बात करते हैं। क्या तुम लोग ये बात मानते हो कि पावर का फॉर्मूला हम लोग जो क्लास 10 में पढ़े थे, VI, एक पावर का फॉर्मूला था VI, है ना? अच्छा, पावर को ये मानते हो क्या, पावर मतलब V इंटू डी क्यू बाई डी टी?
अबे करंट को लिख सकता है चार्ज बाई टाइम, डिफरेंशिएट भी कर सकता है तू चार्ज का इक्वेशन को, तो करंट मिल जाएगा, dq बाई dt लिख सकते हैं। अब ये dt को इधर इंटू कर, तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो कि p dt ही एनर्जी है कि नहीं है? अगर एनर्जी है तो dq इंटू वी, क्यू भी, ये तो अभी तब से पढ़ रहे हैं, मतलब कैपेसिटेंस का दुनिया में हम लोग क्यू भी पढ़ते हैं एनर्जी एक्चुअली, और करंट में जाके हम लोग उसको पावर में पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी करंट का बात होगा तो वो हम लोग पावर पढ़ेंगे, और जब भी चार्ज का बात होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। ये छोटा सा चीज याद रखना यार प्लीज सबको, है ना। अच्छा आगे देख, स्टार्ट करते कहानी। अब यहां से एक नया कहानी स्टार्ट होता है, वो ये है कि तुम्हारे बुक्स में कैपेसिटर का ना ऐसा डायग्राम दिखेगा, टीचर्स भी बताएंगे कैपेसिटर का ऐसा डायग्राम होता है, तुम लोग देख के खुश हो जाओगे। ऐसा देखो क्या कैपेसिटर्स का डायग्राम, ये है बुकिश एलिमेंट, बुक्स में ये होता है। कहानी तो सुन अभी, अगर इसको दिमाग में पकड़ के रख पाए तो सॉलिड कहानी है। ठीक है, बुक्स में ये होता है, कैपेसिटर का फोटो आप बुक में आपको दिखेगा, एनसीईआरटी वगैरह में या बोर्ड लेवल बुक्स, अच्छे किताबों में तो अलग दिखेगा, बट ये दिखता है। ये कैपेसिटर ऐसा समझ में आता नहीं कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अपना ये बैटरी, और इसको ऐसे चार्ज लगा देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, अपना कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता ऐसा, ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता। कैसे? आप सोच के देखो एक बात, ये क्या है? कैपेसिटर। अरे भाई साहब, कैपेसिटर को बैटरी से कैसे जोड़ोगे? तार से ना, तार से ही जोड़ोगे ना, या वायरलेस होगा? कम से कम तार तो चाहिए भाई। तार मतलब ही क्या? रेजिस्टेंस है, तो मतलब ऐसा सर्किट तो पॉसिबल ही नहीं है। तार मतलब ही रेजिस्टेंस है, बिना रेजिस्टेंस का तार कहां से ले आओगे? क्या चीज? हाँ वही मैं बोल रहा हूं, तो फिर ये डायग्राम गलत हुआ नहीं? तो सही डायग्राम तो ये होना चाहिए कि ऐसे, ये सही है क्योंकि ये पूरा तार का एक दे दिया सीरीज में, ये सही रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, ये करेक्ट डायग्राम है। अच्छे बुक्स में देखोगे तुम्हें एचसीवी में ये वाला डायग्राम दिखेगा, वो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों डायग्राम दोनों सही है, दोनों सही है। अब कहानी, हाँ ये भी सही है वो भी सही है, कहानी स्टार्ट होता है सुन। ये ओपन है, सुनना बढ़िया से, जब तुमने इसे क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होना चालू होगा, ये जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, ये जीरो, तो क्या ये भी जीरो? तो क्या यहाँ पे V, क्योंकि मैंने V वोल्ट का बैटरी डाला, ये V तो ये भी V। सोच, जैसे करंट यहां से फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर से फ्लो हुआ, क्या करंट मतलब बेसिकली चार्जेस, चार्जेस क्या इस प्लेट के अकॉर्डिंगली साइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, है ना। अरे प्रतीक थोड़ा सुन ले कहानी, सुपर कंडक्टर क्या क्या लगवा रहे थे। ठीक है, सुनना, तो ये बेसिकली चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे इधर, ये चार्जेस कूद के इधर जाएंगे क्या? जो रियलिटी है वो सोचो, ये चार्जेस कूद के इधर जाएंगे क्या? जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अबे अगर नहीं जाएंगे तो इधर प्लस इधर माइनस, या फिर इधर माइनस इधर प्लस कैसे आएगा? कहानी सोचो कैसे आएगा? इंडक्शन भाई, तो कोई भी इंडक्शन लगा, इंडक्शन प्रेशर कुकर लगा, कुछ भी लगा, कंडक्शन लगा, कन्वेक्शन लगा, हमको ये बता चार्ज उधर जाएगा कैसे? हवा में। डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, भेजो चार्ज। एक मिनट रुक, अभी इसका आंसर यहां पे छुपा है, चार्ज तो आया कहां से? फिर बैटरी से बोला, तार से भी नहीं, यहां पे तार से भी नहीं आता है। एक्चुअली बैटरी का काम क्या है? क्रिएट करना। वो कुछ हुआ होगा यूं कि ये स्विच तूने लगा दिया, की लगा दिया, ये जीरो मतलब ये जीरो, मतलब क्या यहां तक भी जीरो, एकदम अगला एलिमेंट से। इस
कैसे आप हाँ बोल। अबे तू 8 बजे बोले थे ना। हाँ हेलो। अरे 8 बजे बोले थे ना, पढ़ा रहे अभी तो। तू आ ना 7:30 तक। इधर देख प्लीज, बोर्ड में देख इधर। ये यहां पे भी जीरो, ट्रस्ट मी, यहां पे भी जीरो। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो यहां से ना माइनस चार्जेस सब खोलने लगता है, या फिर प्लस ही सोच लो, जो भी। यहां से प्लस चार्जेस डीक्यू डीक्यू फॉर्म में खुल के यहां से, जो कि ये तो कनेक्ट हो चुका है, यहां से यहां एक्यूमुलेट होता है। किस पे? प्लेट्स पे ही तो होते हैं ना। अब तुझे सारी कहानियां एकदम इंटरलिंक्ड मस्त मिलेंगी। मैं तो शुरू से ही बोल रहा था 2 अनचार्ज प्लेट ले लो और उसके बाद डीक्यू डीक्यू फेंको। लेकिन उस समय मैं क्या बोल रहा था कि बीच में पांडे को बैठा दो, बीच में पांडे को बैठा दो और डीक्यू फेंको, तो तुम्हें थोड़ा फील आ रहा था कि लगता है इस प्लेट से उस प्लेट में जा रहा है। लेकिन वो उस समय मैं बैटरी का एक्शन नहीं बता रहा ना। अब जब तुम पूरा कैपेसिटेंस पढ़ चुके तो अब तुम समझ सकते हो कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेंडेंसी। ये टेंडेंसी इतना स्ट्रांग होता है कि यहां से एक एक प्लस चार्जेस खोलने लगते हैं, और डीप घुसेगा तो देखो पता चलेगा प्लस चार्ज तो खोल ही नहीं सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ के कुछ नहीं खोल सकते आप तो। मतलब यहां पे माइनस चार्ज जाएगा और यहां प्लस, इधर माइनस चार्ज जाएगा, हालांकि उतना नहीं घुसेंगे। अभी आप समझो कि प्लस चार्ज खोला गया, तो ये प्लस चार्ज क्या तारों की मदद से बह के इधर से जाके यहां एक्यूमुलेट होंगे। तो जो कि यहां प्लस चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या डेफिशिएंसी हो जाएगा? बन गया। सर एक समय रुक जा, वो एक समय में ला रहा हूं, बीच में रुक, बात नहीं कर। ये टाइम t इक्वल टू 0 पे अनचार्ज था। अच्छा, कुछ समय बाद तुमने देखा, कुछ टाइम बाद तुमने देखा यहां पे क्या मैं एक स्मॉल प्लस क्यू और स्मॉल माइनस क्यू, माइंड की मैंने स्मॉल क्यू लिया, मतलब वही 50-60 चार्जेस जाने के बाद, अभी तक फुल्ली चार्ज नहीं हुआ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मेरे को ये बता सकता है पांडे, यहां जब ये चार्जेस फ्लो हो रहा है रैंडमली, यहां पे v, यहां v, यहां कितना, जो कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू हो चुका है, यहां पे क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा? इन इन कंडक्टर प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आया होगा? क्या मैं हाँ, ई डॉट डी तूने सही बोला। एक दूसरे एस्पेक्ट पे बोलूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो v इक्वल टू क्या q बाई सी है। कंडक्टर प्लेट्स के बीच में क्या q बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? ओके, नाउ टेल मी, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर प्लेट्स के बीच में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर से कितना करंट जाएगा? ओम्स लॉ सोचना, तुझे पता है ना ओम्स लॉ v बाई आर होता है। इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना, v बाई आर, रेजिस्टेंस को देखना। तूने अभी पूरा चार्ज, फुल्ली चार्ज हुआ है कैपेसिटर? नहीं हुआ ना, तो करंट बहेगा क्या? इधर देख, v बाई आर लिखना चाहिए कि v माइनस क्यू बाई सी बाई आर लिखना चाहिए। बोलो भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? टेंडेंसी। रुक रुक, टेंडेंसी तो जब ये कहानी शुरू हुआ था तब क्या बहुत मस्त टेंडेंसी था, एकदम पूरा खोलना है, पूरा फुल जोश, पूरा फांका है, पूरा खोल के निकाल के लाना है। क्या समय के साथ ये जोश कमता जाएगा? क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, और जोश कमने का मतलब ही क्या? वी कमना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर्किट में करंट क्या समय के साथ कम जाएगा? क्या एक समय आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा? मतलब इसका भी मतलब क्या? ये बेसिकली अभी तो V डैश है, लेकिन एक दिन ये V बन जाएगा। जब ये V बन जाएगा मतलब क्या? V माइनस V बाई आर हो जाएगा। मतलब करंट कितना जाएगा? बेसिकली करंट जीरो, मतलब क्या? रेजिस्टेंस बेकार। अगर करंट ही नहीं है सर्किट में, रेजिस्टेंस होना ना होना, ये वो है। तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में एस एल अरोरा में जो लिखा रहता है ना, वो डायग्राम तुम्हें बताता है इट्स अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तुम्हें समझ आया? रियलिटी में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर पढ़ाते भी है, टीचर्स पढ़ाते भी है, हाँ कैपेसिटर कहां है, कैपेसिटर बैटरी, ऐसा हो नहीं सकता भाई।
उस समय के साथ आएगा। अब रुक जा, कहानी सुनते रहे, यहां से कहानी अभी भी बाकी है। मतलब चैप्टर को पढ़ने के दो रास्ते, बोर्ड में देखो प्लीज, चैप्टर को पढ़ने के दो रास्ते। एक, पता है बेसिकली इस सर्किट को क्या बोला जाता है? इस सर्किट को बोलते हैं आरसी सर्किट, तुम्हें पता चलेगा, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। और ये है सिर्फ कैपेसिटर सर्किट। चैप्टर को पढ़ने के दो रास्ते होते हैं। एक वो होता है जब, अच्छा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जहां पे I0 होता है। स्टेडी स्टेट मतलब I0 कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, वो अभी पढ़ेंगे। जब चार्ज हो जाता है उसके बाद क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे, और चार्ज होने से पहले क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। नहीं, ये आरसी सर्किट आपको घूम के आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है एसी में। एसी में 3 तरह का सर्किट होता है, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट। उसका एक पैटर्न है ये, आया समझ में? और वो रेजिस्टिव कैपेसिटेटिव सर्किट होता है, वो है आरसी सर्किट जो ये है। मतलब चार्ज होने के पहले का कहानी उधर पता चलेगा, और चार्ज होने के बाद क्या हुआ वो यहां से कहानी स्टार्ट है। बोलो समझ आया क्या? पक्का? उतार ले। सर इसके बाद अपना फुली चार्ज हो जाएगा, तो मान लीजिए वो बन गया, ठीक है, हाँ, स्टेडी स्टेट। अब क्या होगा, आप पोटेंशियल तो बैटरी का है, हाँ, वो फिर पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब वो क्या करेगा, स्टेबल स्टेट हो गया ना, अब वो फिर उल्टा नहीं चलेगा, रिवर्स नहीं होगा। वो तो तब जब डिस्चार्ज होगा। हाँ, जो रिवर्स होगा तब तू बैटरी खोल दे, बैटरी खोल दे और उसमें रेजिस्टेंस लगा दे मोबाइल तेरा। बैटरी खोलना पड़ेगा। रिवर्स चार्जिंग तो इसी को बोलते हैं ना। अरे रुक रुक, यार समझ में आया क्या सबको को ऑनलाइन में? तुम लोग को समझ में आया क्या? एक्चुअली अब मैं थोड़ा और बताता हूं तुम लोगों को, सब कोई सुनो ध्यान से। जितना थ्योरी पढ़ा सकता था ना इस चैप्टर में, सब पढ़ा दिया। इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, पता है क्या? हाँ, इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इसमें सीरीज पैरेलल के सर्किट के सवाल है। मतलब जो तुम लोग समझते हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 10 में पढ़े थे, क्या सर्किट डायग्राम्स किए थे? हाँ, यहां वो है। तो मैंने क्या किया, सर्किट डायग्राम वाला पार्ट जितना भी न्यूमेरिकल बनाना है, जितने भी आप 10, 20, 50, 100, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट को एक जगह रख दिया और मैं पूरा चैप्टर पढ़ा के आ गया। अब खाली एक क्लास लूंगा या 2 क्लास, जितना मेरे को मन है, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगा, कैपेसिटेंस पूरा खत्म। समझ में आया? एक्चुअली वो सीरीज पैरेलल वाले न्यूमेरिकल जो है ना, वो बीच में है। मैंने उसे पूरा चैप्टर को साइड से घेर दिया, थ्योरी और कुछ नहीं बाकी है। अब उस जगह का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, खत्म। और न्यूमेरिकल तो तुम लोग का पॉजिटिव पॉइंट है, सीरीज पैरेलल तो कब से बना रहे हो। मैं चैप्टर पूरा ग्रिप में, चैप्टर पूरा ग्रिप में, चैप्टर का पूरा थ्योरी 100% क्लियर है और न्यूमेरिकल तुम्हें आता है। चैप्टर कुछ नहीं बचा, छुट्टी।